आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी विज्ञान में आज हम अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। ठीक है, आपने यदि थ्योरिकल पार्ट्स को देखा है तो ये प्रश्न के उत्तर जो है बहुत ही आसान लगेंगे आपको और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। इससे पहले हमने जो थ्योरिकल पार्ट्स पढ़ा है, अगर वो नहीं देखा है अगर, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में इसको आप समझिएगा। तो ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत ही आसान लगेंगे और जल्दी याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो जो यहाँ भी प्रश्न मैंने लिया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसका पहला प्रश्न है जो कि पेज नंबर 4 में है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न था एक, वो लिया मैंने यहाँ पे और 1 नंबर दिया इसको मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था उस वीडियो में कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थों जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी क्या क्या विशेषता होती है। आपने थ्योरिकल पार्ट्स देखिएगा तो ये आसानी से आपको समझ में जाएगा। तो पदार्थ की क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता हमने पढ़ा था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच कुछ ना कुछ तो गैप होता है। ठीक है, एक ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में एक पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गति करते हैं वो पदार्थ। ठीक है, वो आपने जो अगरबत्ती वाला हमने प्रैक्टिकल किया था, क्रियाकलाप किया था, उससे ही आपको समझ में जाएगा। फिर पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो प्रश्न उत्तर क्या हो गया हमारा? सबसे पहली चीज़ तो जो पदार्थ हैं हमें इतना कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना कि रिक्त स्थान पाया जाता है, कण निरंतर गतिशील होते हैं और कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखेंगे आप तो इस तरह से इसको आप लिख पाएंगे पूरा। फिर अगला है, फिर इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसे हमने पेज नंबर 9 से लिया है। प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो इसमें हमसे विधि पूछी गई है कि अगर वायुमंडल में जो गैस है उसको हम द्रव्य में कैसे बदल सकते हैं, तो विधि यहाँ पे हमको सुझाना, वो विधि हमको बताना है। तो हमने यहाँ पे जो विधि हमारी वो 2 प्रकार से है, 2 विधि यहाँ पे हम लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए, वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के लिए 2 तरीके प्रयोग किए जाते हैं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं? तो जैसे हमने थ्योरियल पार्ट्स में प्रैक्टिकल किया था हमने कि वहाँ पे एक सिलेंडर लिया था और उसमें सिलेंडर में एक पिस्टन लगा था जिसको दबाने से गैस संपीड़ित हो जाती थी। ठीक है, तो गैसों के अणुओं पर दाब बढ़ा देने से जो उसकी अवस्था है गैस से द्रव में बदल जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, उनके जो अणु होते हैं पास पास आ जाते हैं। ठीक है, फिर है गैस का तापमान कम करना ताकि उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए और अणु पास पास होकर द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, यही बहुत सरल है। फिर अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। ये पेज नंबर 11 से हमने लिया है। तो हमें बताना है कि गर्मियों के दिन में जो मटका होता है उसका पानी ठंडा क्यों हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि गर्मियों के दिन में जल का वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। ठीक है, और जल वाष्प जब अधिक होता है तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो कहना चाहिए कि पानी की बूंदें मटके से बाहर आने लगती हैं। ठीक है, वो सतह पर आती है और ऊर्जा वहाँ से अवशोषित करने लगती है। इस प्रकार घड़े का जो जल है वो शीतल हो जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है जो कि पेज नंबर 11 का ही है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि कप की अपेक्षा प्लेट में। अब हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो बाष्पीकरण होता है वो सतह के बढ़ने से तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो जब कप की अपेक्षा चाय प्लेट में रहेगी तो वहाँ बाष्पीकरण तीव्र गति से होगा, उसके कारण वायु में जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, और जो चाय या दूध हमारा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और जिसे हम पी सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण चाय या दूध या जो ठंडा कहना चाहिए कि जल है, चाय या दूध या जल ठंडा हो जाता है और उसे हम आसानी से पी लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हल करना है। फिर अगला प्रश्न है पेज नंबर 11 का ही कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो कहना चाहिए कि सतह से ज़्यादा टच ना हो, स्किन से टच ना हो ज़्यादा,
तो इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। इनकी क्या विशेषता होती है, देखिए गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है, सूती कपड़े से पसीने को अवशोषण कर लेता है। सूती कपड़ा होता है पसीने को अवशोषित कर लेता है, और जब ये पसीना बाष्पीकृत होता है तो हमें शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, तो गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अभ्यास पे। अभ्यास के जो प्रश्न हैं इसमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं को हमने शामिल किया है। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो दिया है तापमान दिया है जो कि केल्विन में दिया है, के का मतलब यहाँ पे केल्विन होगा। ठीक है, ये तापीय इकाई होती है केल्विन, तो केल्विन से हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में। सेल्सियस को हम सी से लिखते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें बदलना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले समझिए कि 1 सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, -273। ठीक है, -273 केल्विन होते हैं। तो 1 सेल्सियस बराबर केल्विन ताप -273। जैसे कि केल्विन से हमें किसको बदलना है, मतलब जो भी हमको केल्विन हमको बदलना है उसमें से हम -273 कर देंगे तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 सेल्सियस बराबर केल्विन ताप -273, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो जहाँ केल्विन है वहाँ पे क्या जाएगा, ये वाला जिसका हमको निकालना है 300 आ गया यहाँ पे, -273 जब इसको हमने घटाया तो यहाँ पे 27 हो जाए, 27 क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड का है 573 केल्विन। तो 573 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है, तो फार्मूला वही लगेगा 1 सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन ताप -273। तो 573 से हम 273 को घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में फिर अगला है हमारा, जैसे कि हमने अभी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो तापमान दिए हमको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमें किसमें, केल्विन में बदलना है। प्रश्न क्रमांक 1 का विपरीत है ये। तो इसके लिए आपको एक और सूत्र याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, 1 केल्विन ताप, मतलब 1 केल्विन में जो ताप होता है वो सेल्सियस ताप प्लस 273। देखिए सेम वैसे ही है, जहाँ पे सेल्सियस था, जहाँ पे यहाँ पे सेल्सियस तो केल्विन आ गया और केल्विन के स्थान पे सेल्सियस आ गया, और ये धन का निशान आ गया, जहाँ ऋण का था वो धन का आ गया, मतलब इसको बदलने पर ये भी बदल गया, ये 273। मतलब जो भी सेल्सियस में दिया है उसमें हम 273 अगर जोड़ देंगे तो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, सेल्सियस थे यहाँ पे 25 सेल्सियस था, 273 को जोड़ दिया तो 498 केल्विन हो गया यहाँ पे। फिर अगला है 373 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फार्मूला लगाया कि 1 केल्विन ताप इज इक्वल टू सेल्सियस ताप प्लस 273। तो सेल्सियस ताप कितना था हमारा, 373 था, 373 में 273 को जोड़ दिया हमने तो 646 केल्विन बचा हमारे पास में। ठीक है, फिर अगला महत्वपूर्ण है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तापों को उसके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें यहाँ पे 3 पदार्थ दिए गए हैं, इन पदार्थों को हमें इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसके अनुसार इसको जमाना है। जिसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होगा उसको पहले लिखना है, फिर जिसमें उससे कम होगा फिर उसके बाद, फिर उससे कम वाला उसके बाद। तो देखिए हमने पदार्थ की जो अभिलाक्षणिक गुण पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, किसी पदार्थ में कम होता है, किसी पदार्थ में ज़्यादा होता है। तो जल जो होता है, जल एक द्रव अवस्था होती है, और द्रव अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो उसके जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, ठीक है, उसमें आकर्षण कम होता है। और चीनी कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती है, तो इसके कणों के बीच में आकर्षण बल अत्यधिक होता है। और जो ऑक्सीजन एक गैस है, और गैस में जल से भी अधिक विरलता पाई जाती है कणों के बीच में। तो सबसे पहले क्या जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद में जल, उसके बाद में चीनी। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार सबसे कम ऑक्सीजन में होता है, फिर जल में होता है, फिर उससे अधिक किसमें होता है, चीनी में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी या क्या है। तो यहाँ पे तापमान दिया है, इन तापमानों पे हमको बताना है कि जो जल है वो किस किस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है,
तो देखिए जब 25 डिग्री सेल्सियस जल हो या तापमान हो तो इस अवस्था में जो जल की भौतिक अवस्था होगी वो द्रव्य होगी। ठीक है, क्या होगी? द्रव्य होगी। अगर पूछ लिया जाए हमसे कि जो द्रव अवस्था होती है जल की वो किस ताप पर होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जल नॉर्मली द्रव अवस्था में पाया जाता है। और 0 डिग्री पर कितना क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, ठोस किस रूप में होता है? बर्फ़ के रूप में होता है जल का। अगर 100 डिग्री की बात करें तो ये गैस में होता है। ठीक है, 25 पे द्रव, 0 डिग्री पर ठोस और 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस, इस अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन ये है कि इस ताप पर अगर बर्फ़ को भी ठंडा किया जा रहा है और जल को भी ठंडा किया जा रहा है, लेकिन जो शीतलता अधिक होगी वो किस पे होगी? किस पे होगी शीतलता अधिक? तो जो बर्फ़ होगी उस पर अधिक शीतलता होगी। ये यहाँ पे कहा गया है और क्यों होती है पूछा गया हमसे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है यहाँ से, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो बर्फ़ में सघलन, अब सघलन क्या होती है प्रक्रिया, ये हमने जो थ्योरी वाला पार्ट्स था उसमें पढ़ा है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो बर्फ़ के संलग्न की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उसी ताप पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। ठीक है, संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा होती है किस में होती है? बर्फ़ में होती है, तो वो अधिक ठंडी होगी और जल अपेक्षाकृत कम ठंडा होगा। ठीक है, फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया हमसे? जल भी गर्म है और भाप भी गर्म है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर जलेगा तो किसमें अधिक जलेगा? ठीक है, अगर हम उबलते हुए जल में हाथ डाल दें या फिर उसकी भाप में, तो दोनों में से किसमें अधिक जलन हमको होगी, ये पूछा गया हमसे। तो स्वाभाविक इसमें अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है तो जो भाप होती है इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए भाप में जल्दी से कहना चाहिए कि हाथ जलता है, कुछ भी चीज़ जल जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए उबलने की इसलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है, क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 9 हमें कि निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE और तथा F की अवस्था परिवर्तन को निम्नांकित कीजिए या नामांकित कीजिए। तो ये अवस्था हमको दी गई है, इसमें हम नामांकित करना है। तो अवस्था के यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ताप दिया जा रहा है इसमें ठोस से। ये जो है वो इस तरह से ठोस किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है। फिर द्रव किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। फिर इसके विपरीत आता है कि जो C नंबर का है ये दर्शाता है कि जो गैस है वो द्रव में बदल रही है, और D बताता है कि जो द्रव है वो ठोस में बदल रहा है। ठीक है, और E हमको दर्शाता है कि जो ठोस है ये डायरेक्ट किस में बदल रही है? गैस में, बिना द्रव के किस में डायरेक्ट बदल रही है? गैस में। और ये जो गैस है, जो F है, ये संकेत करता है कि जो गैस है वो डायरेक्ट किस में बदल रहा है? द्रव में। तो यही हमको दर्शाना है। ठीक है, फिर से समझिए, 3 अवस्था यहाँ पे दी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे जो A है क्या दर्शाता है? ये कि ठोस से क्या बदल रहा है? द्रव बदल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? A नंबर पे हम कहेंगे इसको द्रवण। ठीक है, द्रवण कहेंगे, मतलब द्रव में बदल रहा है, कोई पदार्थ है ठोस से द्रव में बदल रहा है। और B क्या दर्शा रहा है? B यहाँ पे दर्शा रहा है कि जो द्रव है वो किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। तो क्या कहलाएगा? ये बाष्पन कहलाएगा। जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, तो क्या होगा? उसमें बाष्पन होगा। ठीक है, फिर अगला C नंबर का, ये क्या दर्शा रहा है कि जो गैस है वो किसमें बदल रही है? द्रव में बदल रही है, तो वह संघनन के द्वारा बदलेगी। फिर द्रव जो है वो ठोस में बदल रहा है, ये D नंबर का दर्शाता है हमें। तो इसको हम क्या कहेंगे? जमना या हिमीकरण कहेंगे इसको। ठीक है, जमना या हिमीकरण। अब E नंबर का ये जो है ये डायरेक्ट बदल रहा है किसमें? ठोस से डायरेक्ट बदल रहा है गैस में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था शुरू में, आपको याद होगा, अगर नहीं है तो फिर से देखिएगा वीडियो। उसके बाद में फिर ये जो गैस है ये डायरेक्ट बदल रही है किसमें? ठोस में। तो F नंबर का क्या दर्शाता है? निक्षेपण। ये ऊर्ध्वपातन का क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है, निक्षेपण। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे समझा, उनको हल किया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, अगले पार्ट्स में हम अध्याय 2 के जो थ्योरिकल पार्ट्स उसको पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में उसको भी डिवाइड करेंगे हम।
ठीक है, 2 से 3 पार्ट्स में उसको कवर करेंगे और फिर उसके प्रश्न के उत्तर को भी हम हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।